जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए अप्रूव हुए एडवांस मेल ड्रोन्स। पाकिस्तान ने भी भेजे हैं रशिया में अपनी मर्सनरीज यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए। नई रिपोर्ट में हुआ खुलासा कि ट्रंप को भी था भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का डर। पिनाका के एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट ने कंप्लीट की अपनी ट्रायल्स और सीडीएस ने पाकिस्तान की किसी भी हिंसक कार्रवाई के लिए तुरंत रिस्पॉन्ड करने के लिए कहा। कल 5 अगस्त को भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डीएसी ने इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए 67,000 करोड़ रुपीस के प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनमें आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले BMPs के लिए थर्मल इमेजर बेस्ड ड्राइवर नाइट साइट की खरीद, नेवी के लिए कॉम्पैक्ट ऑटोनॉमस सरफेस क्राफ्ट, ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम एंड लॉन्चर्स और बराक 1 पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम का अपग्रेड, तो ये वाले प्रस्ताव भी शामिल थे। और जबकि एयरफोर्स के लिए माउंटेन रडार्स और उनके सक्षम और स्पाइडर वेपन सिस्टम का अपग्रेड, तो ये प्रस्ताव भी शामिल था। और इसके अलावा इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज के इस्तेमाल के लिए मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी कि मेल UAVs की खरीद प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है, जो कि मल्टीपल पेलोड्स और वेपन्स को कैरी करने में सक्षम होंगे और लॉन्ग एंड्योरेंस मिशंस के लिए वे लॉन्गर रेंजेस में ऑपरेट करेंगे। और इस तरह के 87 ड्रोन्स लिए जाने, जो कि एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, तो इस तरह के हथियारों को कैरी करने में सक्षम होंगे। इन्हें फॉरेन पार्टनरशिप के साथ भारत में ही प्रोड्यूस किया जाएगा और वो भी कम से कम 60% स्वदेशी कंटेंट के साथ। इसके अलावा 110 से अधिक एयर लॉन्च ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स की खरीद को भी मंजूरी दी गई है, जिसकी रेंज लगभग 450 किलोमीटर तक है, जो कि एयरफोर्स के सुखोई Su-30 MKI फाइटर से ऑपरेट होती है। और वहीं जो स्पेशलाइज्ड माउंटेन रडार्स की खरीद को मंजूरी दी गई है, तो वो चीन के साथ लगे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर भारत के एरियल सर्विलेंस को इंप्रूव करने के लिए है। और इन सबके अलावा US ओरिजिन के C-17 और C-130J एयरक्राफ्ट फ्लीट के सस्टेनेंस सपोर्ट और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए कॉम्प्रहेंसिव एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, तो इसे भी मंजूरी दी गई है। और नेवी के लिए जो कॉम्पैक्ट ऑटोनॉमस सरफेस क्राफ्ट को मंजूर किया गया है, तो वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर मिशंस में थ्रेट्स की डिटेक्शन, क्लासिफिकेशन और न्यूट्रलाइजेशन, तो इसमें मुख्य भूमिका निभाएगा। मंगलवार को भारतीय राजदूत श्री विनय कुमार और रशिया के डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर के बीच हुई मीटिंग में दोनों पक्षों ने भारत और रशिया के बाइलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन को और भी बूस्ट करने वाली अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। और वहीं इसके अलावा US और भारत के डिप्लोमेटिक टेंशंस के बीच भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजय डोवाल भी रशिया के ऑफिशियल विजिट पर हैं और इस विजिट के दौरान वे रशिया के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ कुछ क्रूशियल टॉक्स कंडक्ट करेंगे। और जबकि इसी सेम टाइम पर US इन्वॉय भी रशिया पहुंचे हैं सीज फायर टॉक्स कंडक्ट करने के लिए। और जबकि रशियन न्यूज़ एजेंसी TASS के मुताबिक कल 7 अगस्त के लिए NS अजय डोवाल के रशिया में कई सारी मीटिंग्स शेड्यूल्ड हैं और इसी दौरान बचे हुए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स की और भी फास्टर डिलीवरी के लिए जोर दिया जा सकता है। वहीं इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें यूक्रेन के प्रेसिडेंट की तरफ से क्लेम किया गया है कि नॉर्थ ईस्टर्न यूक्रेन में यूक्रेनियन ट्रूप्स को कुछ फॉरेन मर्सनरीज के साथ भी लड़ना पड़ रहा है, जो कि चाइना, पाकिस्तान और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज से हैं। हालांकि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने पहले भी आरोप लगाया था कि रशिया के साथ चाइना और नॉर्थ कोरिया से भेजे गए ट्रूप्स भी यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन पहली बार है जब उन्होंने पाकिस्तान का नाम भी लिया। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक जब मई के महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तब उस समय जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उन्हें दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर कॉन्फ्रंटेशन का डर था। और इस रिपोर्ट के मुताबिक US इंटेलिजेंस ने भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी करने वाली कैपेसिटी का आकलन किया था, जिस वजह से व्हाइट हाउस को एक अर्जेंट डिस्कशन करना पड़ा, क्योंकि US गवर्नमेंट को डर था कि अगर क्राइसिस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है या पाकिस्तान खुद से ही पहले न्यूक्लियर डिवाइस को लॉन्च करने का निर्णय लेता है, तो भारत भी अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ इक्विप करके इस्तेमाल कर सकता है। और फिर इसी डर की वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दोनों देशों के काउंटर पार्ट्स के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट करने के लिए इनकरेज किया था। हालांकि इस रिपोर्ट में जिस तरह की चिंताएं व्यक्त की गई हैं, तो उसका विरोध करते हुए वॉशिंगटन में इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल्स ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया है कि जो भारत है वो नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी को फॉलो करता है और भारत द्वारा ब्रह्मोस को डिप्लॉय करने से कभी भी न्यूक्लियर एस्केलेशन का डर कभी भी ट्रिगर नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत बहुत ही स्ट्रिक्टली ब्रह्मोस को एक कन्वेंशनल वेपन की तरह ही इस्तेमाल करता है, जिसे हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ऑपरेट करती हैं, न कि न्यूक्लियर एसेट्स को मैनेज करने वाली भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। हालांकि इस मीडिया रिपोर्ट में ब्रह्मोस को लेकर जो ये दावे किए गए हैं और जिस तरह की उन्होंने चिंताएं खुद से बनाई हैं, खास करके न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट वाली, तो वो किस बेसिस पर है तो वो स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। जबकि ये एक फैक्ट है जो कि बहुत ही क्लियर है कि भारत ने कभी भी किसी भी देश को न्यूक्लियर वेपन्स पहले लॉन्च करने की धमकी तक नहीं दी है। भारत हमेशा से यही कहता आया है कि वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करता है, यानी कि अगर कोई हम पे न्यूक्लियर लॉन्च करेगा तो उसके बाद ही हम जवाबी कार्रवाई में न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करेंगे। जबकि पाकिस्तान के मामले में बिल्कुल उल्टा है।
पाकिस्तान हमेशा से ही भारत को न्यूक्लियर वॉर्स की धमकी देता आया है, और खास करके तब ऐसा होता था जब पाकिस्तान के हाथ से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी, जैसे कि 1999 का कारगिल युद्ध। लेकिन इस रिपोर्ट में कुछ इस तरह से दिखाने का प्रयास किया गया कि भारत न्यूक्लियर वॉर छेड़ सकता था। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये रिपोर्ट क्यों पब्लिश की गई है। पर एक बात तो तय है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल ने जो कारनामे किए हैं उससे अमेरिका भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ है, और शायद इसी वजह से उन्हें ब्रह्मोस की कैपेसिटी के बारे में फिर से सोचना पड़ा था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के स्वदेशी पिनाका रॉकेट्स का जो एक्सटेंडेड रेंज वाला वेरिएंट है, तो उसके ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब ये भारतीय सेना की सर्विस में इंडक्ट होने के लिए तैयार है। अभी वर्तमान समय में जो पिनाका रॉकेट्स भारतीय सेना की सर्विस में मौजूद हैं, तो उनकी मारक क्षमता 37 किलोमीटर्स तक है, लेकिन ये जो नया एक्सटेंडेड रेंज वाला वेरिएंट है तो इसकी मारक क्षमता 75 किलोमीटर्स तक है। और अब इन्हेंस्ड रेंज और एक्यूरेसी के साथ इन्हें जीपीएस नेविगेशन के साथ भी इक्विप्ड किया गया है, और टारगेट के 25 मीटर्स के रेडियस के अंदर भी प्रिसाइज स्ट्राइक करने में सक्षम है, जबकि पहले पिनाका रॉकेट्स को केवल एरिया वेपन्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। और अब जीपीएस गाइडेंस के साथ अगर ये रॉकेट्स लॉन्च होने के बाद भी अपनी निर्धारित दिशा से किसी भी तरह से भटकती भी हैं, तो भी ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स और जीपीएस की मदद से इसे वापस से इसकी सही ट्रेजेक्ट्री पर लाया जा सकता है। और अगर जीपीएस जैम भी हो जाता है या इंटरप्ट हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी रॉकेट्स को टारगेट तक पहुंचाने के लिए इसमें इनिशियल नेविगेशन सिस्टम दिया गया है। बाकी अभी वर्तमान समय में भारतीय सेना की सर्विस में पिनाका रॉकेट्स की 4 रेजिमेंट्स हैं, और उद्देश्य है इन्हें 10 रेजिमेंट्स तक बढ़ाना। लेकिन नई रेजिमेंट्स को बनाने के बजाय जो मौजूदा 120 mm की मोटा लाइट रेजिमेंट्स हैं, तो उनको ही पिनाका रेजिमेंट्स में कन्वर्ट किया जाएगा, और अगले 10 वर्षों में आर्मी के पास टोटल 10 पिनाका रेजिमेंट्स रहेंगी। मंगलवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरफ से कहा गया कि भारत की मिलिट्री को पाकिस्तान की किसी भी हिंसक कार्रवाई, चाहे वो स्टेट एक्टर्स के द्वारा हो या फिर नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा, तो उनका रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार रहना होगा, और जो आर्म्ड फोर्सेस में हैं उन्हें इस न्यू नॉर्मल को समझना होगा। और इसलिए उन्होंने इस बात को दोहराया है कि हमारी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस वेरी हाई ऑर्डर में होनी चाहिए, और वो भी 24 घंटे और साल के 365 दिन। उन्होंने इस बात को भी हाईलाइट किया कि युद्ध और शांति में बहुत ही कम अंतर है, और अब ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं। और उनका ये भी कहना था कि हमें अनकन्वेंशनल और न्यूक्लियर डोमेन्स के बीच कन्वेंशनल ऑपरेशंस के लिए और भी स्पेस को क्रिएट करने की ज़रूरत है, और हमें फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस के साथ पाकिस्तानी डॉक्ट्रिन को चैलेंज करना होगा, जिसमें लोवेस्ट लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक डेटरेंस शामिल है। और उनका ये भी कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो लॉन्ग रेंज की प्रिसिशन स्ट्राइक्स हमने कंडक्ट करी थी, तो उसने पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट किया है। और इस ऑपरेशन ने यह भी दिखाया है कि कैसे मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट का जो नेचर है वो शिफ्ट हो रहा है, और अब जो युद्ध हैं वो और भी शॉर्ट और टारगेटेड होते जा रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के ऊपर जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा है, उससे उसको ये समझ में आया कि भारत प्रिसिशन के साथ उनकी बेहद ही अंदर तक स्ट्राइक कर सकता है। और सीडीएस ने इस बात पर भी जोर दिया है कि अब से जो आतंकी हैं वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकते। और वैसे अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात हो ही गई है, तो आपको ये भी बता दें कि अब अगर आप गूगल अर्थ पर जाकर स्क्रीन पर दिए गए कोऑर्डिनेट्स डालेंगे, तो आपको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कारनामे की इमेजेस भी वहाँ पे भी दिख जाएंगी। और ये कारनामा ब्रह्मोस ने किया था, यानी कि पाकिस्तान ये भी कह सकता है कि हमारे जो अब्बा हैं वो हारमोनियम बजाते थे। यहाँ पे अब्बा है ब्रह्मोस, और हारमोनियम है पाकिस्तान के वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स जिनको ब्रह्मोस ने बजाया है। खैर, बढ़ते हैं आज के इतिहास की तरफ। आज के दिन 1999 में ऑपरेशन रक्षक के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन मनदीप सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1998 में असम में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट दिग्विजय पवार ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2013 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही विजय कुमार राय वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1966 में 5 असम राइफल्स के राइफलमैन कुल बहादुर गुरुंग ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कौन कौन से वेपन्स इस्तेमाल किए थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।